दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में लगातार हम अच्छे टॉपिक्स को जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जीरो लेवल से लेकर और टॉप लेवल तक की डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी बॉडी में कैसे ऑर्डर्स, कैसे इंफॉर्मेशंस आपके ट्रांसफर होती हैं, इन सब के बारे में बात हमें आज की क्लास में करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगेन आप सभी का वेलकम और चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। काफी शानदार टॉपिक, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, काफी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। तो दोस्तों देखिएगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, देखिएगा समझिएगा, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं मैं। नर्वस सिस्टम को कह रहे हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बॉडी का वो सिस्टम जो कि किन से मिलकर बना है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। यानी आप कह सकते हैं तंत्रिकाओं का तंत्र, ऐसा सिस्टम जो किन से मिलकर बना है, तंत्रिकाओं से। और तंत्रिकाओं को क्या बोलते हैं, तंत्रिकाओं को नर्व्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नर्व। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो कि नर्व सेल्स, तंत्रिकाओं के द्वारा बना हुआ है, और जो सिस्टम हमारी बॉडी में सूचनाओं के आदान प्रदान, हमारी बॉडी में आदेशों के ऑर्डर्स के संचरण में काम आता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात कहें तो दोस्तों शरीर का वो तंत्र जो शरीर के, बॉडी के जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं उन पर अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर? देखिएगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिकाओं से बना हुआ वो तंत्र जो पूरी शरीर के जितने भी तंत्र हैं उन सभी तंत्रों पर, पूरी बॉडी पर अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल, अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों आपकी बॉडी में सूचनाओं का आदान प्रदान, आपकी बॉडी में आपके ब्रेन के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं अंगों को, उनका संचरण, आपकी पूरे जितने भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, आपकी वॉलंटरी अनवॉलंटरी जितने भी एक्शंस हैं, सबका कंट्रोल किसके हाथ में है दोस्तों, सबका कंट्रोल आपके नर्वस सिस्टम के हाथ में है। तो चलिए कुछ हिस्ट्री से, कुछ इतिहास से रिलेटेड जानकारियां लेते हैं दोस्तों। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अमीबा पैरामीशियम है ना, अमीबा पैरामीशियम दोनों किस ग्रुप में आते हैं बताइए, ये दोनों आते हैं प्रोटोजोआ में। क्लियर? तो जो प्रोटोजोआ हैं उनके अंदर, साथ ही साथ जो स्पंज हैं, स्पंज किस जंतुओं के कौन से संघ में आते हैं, पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा फाइलम। तो याद रखिएगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं कि दोस्तों प्रोटोजोन्स के अंदर और जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स हैं, इनके अंदर नर्वस सिस्टम का क्या होता है, नर्वस सिस्टम का अभाव होता है। क्लियर? नर्वस सिस्टम का अभाव। क्लियर? इनके अंदर ना तो आपके ब्रेन पाया जाता है, ना तो इनके अंदर ब्रेन है, और ना ही इनके अंदर तंत्रिकाएं हैं। यानी ब्रेन और तंत्रिका दोनों ही इनके अंदर नहीं पाई जाती। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे कोई पूछे कि तंत्रिकाएं पहली बार, या कह सकते हो नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, तो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत दोस्तों आपके हुई हाइड्रा से। किससे हुई है, हाइड्रा। और हाइड्रा दोस्तों किस जंतुओं के किस संघ में आता है, सीलेंट्रेटा के अंदर आता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन, नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति तो यहां से हो गई। इनके अंदर दोस्तों नर्व्स, इनके अंदर तंत्रिकाएं तो पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं तो होती हैं, लेकिन दोस्तों ब्रेन, इनके अंदर जो मस्तिष्क है उसका क्या होता है, अभाव। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि वो एनिमल या जंतुओं का वो ग्रुप जिसके अंदर दोस्तों आपके तंत्रिकाएं तो पाई जाती हैं बट मस्तिष्क नहीं पाया जाता, तो उनको क्या कह देंगे दोस्तों, हाइड्रा। सीलेंट्रेटा फाइलम, सीलेंट्रेटा संघ के जंतु, जिनमें हाइड्रा बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। क्लियर? नेक्स्ट बात, आपसे पूछा जाए मस्तिष्क के निर्माण की शुरुआत, आपसे पूछ ले कि मस्तिष्क का जो ओरिजिन है, मस्तिष्क का जो ब्रेन के ओरिजिन का जो स्टार्ट है
वो कहां से हुआ, तो दोस्तों वो प्लेनेरिया से हुआ। कहां से हुआ? प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया जो है वो किस ग्रुप में आता है दोस्तों? ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थिज। और प्लेटीहेल्मिन्थिज जो आपका ग्रुप है, इनको चपटेक्रमी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चपटेक्रमी, फ्लैटवर्म्स। क्लियर? तो मस्तिष्क निर्माण की शुरुआत किसके अंदर हुई दोस्तों? प्लेनेरिया के अंदर। और जंतुओं को बड़े बड़े लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से? आपके वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी, एकशेरुकी। जिनमें रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उनको कशेरुकी कह देते हैं। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? एकशेरुकी। क्लियर? तो जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा में आपके स्पंज आ गए, सीलेंट्रेटा में आपके हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह आ गए। इसके बाद आपके प्लेटीहेल्मिन्थिज में चपटेक्रमी, एस्केहेल्मिन्थिज में गोलक्रमी, एनालिडा के अंदर केंचुआ, नेरीज, जोंक वगैरह एनालिडा में आ गए। ऑर्थ्रोपोडा में आपके जितने भी कीट हैं, इंसेक्ट हैं, वो सारे के सारे आ गए। मोलस्का के अंदर आपका सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस वगैरह। तो ये सब क्या है? एकशेरुकी हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि एकशेरुकियों में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकशेरुकियों में सबसे विकसित मस्तिष्क किसमें पाया जाता है? एकशेरुकियों में सबसे डेवलप्ड ब्रेन किसके अंदर पाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा किसके अंदर दोस्तों? ऑक्टोपस के अंदर। याद रखना इस बात को। क्लियर? कि आपसे पूछा जाए नॉन वर्टिब्रेट्स में सबसे डेवलप्ड ब्रेन किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? ऑक्टोपस के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सजीवों में सबसे डेवलप्ड, सजीवों में जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी आपके जीवधारी हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, उनमें सबसे डेवलप्ड ब्रेन किसका है? तो दोस्तों हम हैं। हम का मतलब मानव, याद रखेंगे। बट मानव आपके एकशेरुकी नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है। क्लियर? आपसे पूछे कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में सबसे अच्छा ब्रेन किसका है? तो मानव का है। इसके अलावा सारे के सारे एनिमल्स में अगर आपसे पूछे ब्रेन सबसे डेवलप्ड किसका है, तो किसका है? मानव का। तो इतिहास से कनेक्ट करते हुए देखिएगा, तंत्रिका तंत्र दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम यानी कि प्रोटोजोआ जो आपके फाइलम के मेंबर हैं उनके अंदर, साथ ही साथ जो स्पंज होते हैं उनके अंदर दोस्तों नर्वस सिस्टम का कंप्लीटली अभाव है। क्लियर? इनके अंदर ब्रेन भी नहीं है और तंत्रिकाएं भी, इनके अंदर किसी भी प्रकार की तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती। क्लियर? नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की जो शुरुआत है, ओरिजिन है, वो कहां से हो रहा है? हाइड्रा से। हाइड्रा सीलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है, सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है। तंत्रिकाएं तो इसके अंदर होती हैं, बट ब्रेन यहां पर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और जब बात आपसे करते हैं कि भाई ब्रेन पहली बार कहां आना स्टार्ट हुआ या ब्रेन का ओरिजिन कहां हुआ, तो प्लेनेरिया, ये एक चपटाक्रमी है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थिज फाइलम का मेंबर है। और आपसे पूछ ले कि भैया इनवर्टिब्रेट्स में सबसे डेवलप्ड ब्रेन किसका है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? आपका आंसर ऑक्टोपस पे चला जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब मस्तिष्क का ओरिजिन दोस्तों जैसे स्टार्ट हुआ प्लेनेरिया से, और सबसे डेवलप्ड ब्रेन ऑक्टोपस को इनके अंदर माना जाता है। तो मैं एक चीज आपको यहां क्लियर कर दूं कि जनरली ये प्रॉपरली ब्रेन नहीं है, ये तंत्रिकाओं का एक गुच्छा बना लेते हैं। उस गुच्छे को बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। तो याद रखेंगे, जैसे कॉकरोच हुआ, केचुआ हुआ, ऑक्टोपस हुआ, जैसे कि आपका प्लेनेरिया हुआ, इनके अंदर जो ब्रेन वर्ड काम में लिया जाता है, जो मस्तिष्क शब्द काम में लिया जाता है, वो किसके लिए काम में लिया जाता है? वो गैंग्लिया के लिए काम में लिया जाता है, जिसको तंत्रिका गुच्छ कहते हैं, तंत्रिकाओं का गुच्छा कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक? किसी टाइप की कोई समस्या? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछे कि भाई कॉकरोच, केचुआ या जितने भी एकशेरुकीय, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर हमारे जैसा जो वास्तविक मस्तिष्क है, जो आपका ट्रू ब्रेन है, उसका क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन जो तंत्रिकाओं का गुच्छा है गैंग्लिया, उसको ही प्रतिनिधि माना जाता है ब्रेन का। किनके अंदर दोस्तों? आपके ऑक्टोपस में, केचुए में, कॉकरोच में, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी एकशेरुकी हैं, उनके अंदर। ठीक है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, अब दोस्तों तंत्रिका तंत्र के बारे में आगे जब हम समझने के लिए निकलते हैं, क्लियर, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों जो आपका तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये किन से बना है? नर्व्स से बना है। क्लियर? तंत्रिकाओं से बना है, तंत्रिकाएं। क्लियर? और नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है,
नर्वस सिस्टम की जो क्रियात्मक इकाई है, ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम की जो क्रियात्मक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक इकाई को बोला जाता है न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब मानव की तंत्रिका कोशिका। क्लियर? क्या बोला जाता है? नर्व सेल, मानव की तंत्रिका कोशिका। और मानव की जो तंत्रिका कोशिका होती है ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ लिविंग्स है, यानी ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ लिविंग्स, यानी ये सजीवों की सबसे लंबी कोशिका है, सजीवों की सबसे लंबी सेल है। क्लियर? और सजीवों की सबसे लंबी सेल है तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग कहते हैं कि 1 मीटर के करीब इसकी लेंथ हो सकती है। आपको पता है लार्जेस्ट सेल तो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, ऑस्ट्रिच एग, लेकिन लंबाई में सबसे बड़ी सेल जो है वो कौन सी है बताइए? मानव की न्यूरॉन है। क्लियर? अब एक चीज और बताता हूं आपको कि दोस्तों जो न्यूरॉन है, क्लियर, तो ये न्यूरॉन जो होते हैं इनके अंदर दोस्तों डिवीजन कैपेसिटी, इनके अंदर विभाजन की क्षमता है ना, विभाजन क्षमता का क्या होता है? अभाव होता है। क्लियर? यानी न्यूरॉन जो होती हैं वो जन्म के बाद क्या नहीं होती? विभाजित नहीं होती। इसीलिए दोस्तों आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपसे पूछा जाए नर्वस सिस्टम कौन से ऊतकों से बना है? नर्वस टिश्यू से बना है, तंत्रिका ऊतकों से बना है। क्लियर? तंत्रिका तंत्र कौन से ऊतक से बना है? तंत्रिका ऊतक से। तो आपसे पूछ रहे शरीर का वो तंत्र या शरीर का वो ऊतक जिसके अंदर दोस्तों रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम, सबसे मिनिमम होती है। रीजनरेशन कैपेसिटी क्या हो गई भाई? अब पुनरुद्भवन क्षमता, पुनः उद्भव होने की क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता क्या है बताइए? नगण्य है, मिनिमम है, सबसे कम है। तो हमारी बॉडी में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किस अंग की है बताएंगे? ब्रेन की। अगर आपसे ऑर्गन पूछे, अगर आपसे अंग पूछे तो आप ब्रेन कर देंगे, अगर आपसे तंत्र पूछे तो तंत्रिका तंत्र, अगर आपसे टिश्यू पूछे तो नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि भाई हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए। क्यों? क्या कीमत हाथों की नहीं है? क्या कीमत पैरों की नहीं है, लेकिन उनके अंदर रीजनरेशन पॉसिबल है। हल्का फुल्का चोट लग गई तो रीजनरेशन हो जाएगा, वापस से पहले जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गई, कोई नर्व डैमेज हो गई या ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया तो वहां पर रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी सबसे कम है ना। नर्व सेल्स जन्म के बाद विभाजित नहीं होती हैं। दैट्स वाई दोस्तों तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक जो होता है उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी मिनिमम होती है। आपसे पूछ ले भैया कि रीजनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम किस अंग की होती है? तो मैक्सिमम में आप क्या कह देंगे? लीवर। क्लियर? लीवर की जो पुनरुद्भवन क्षमता है वो पूरे शरीर में सर्वाधिक होती है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ ले भैया तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से मिलकर बना है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और मानव की जो न्यूरॉन है वो पूरे सजीव जगत में, पूरे लिविंग किंगडम के अंदर लॉन्गेस्ट सेल्स हैं जिनकी मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। क्लियर? और तंत्रिका तंत्र में जो क्रियात्मक इकाई है वो न्यूरॉन है, इसीलिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिएगा, क्लियर? क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। तो आई थिंक सो सबसे पहले समझिए इस चीज को कि न्यूरॉन के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी सबसे कम है, इसीलिए दोस्तों हेलमेट पहनने के लिए आपसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग तो सभी कीमती हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, इस वजह से ब्रेन का इंपॉर्टेंस कुछ खास है। ठीक है? अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिससे काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है डाला हुआ है भाई। क्लियर? आगे बात समझ में देखिएगा दोस्तों, इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर? देखिएगा,
देखिएगा भाई, अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। न्यूरॉन के बेसिकली अगर मैं देखता हूं, न्यूरॉन के अगर मैं बेसिकली देखता हूं तो हम कितने पार्ट बनाते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए भैया, न्यूरॉन के जनरली कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, क्लियर। ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, क्लियर, इसको बोला जाता है, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं, इसको बोला जाता है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोन। इसी को सोमा कहा जाता है, सोमा। इसी को कोशिका काय कहते हैं, कोशिका काय। इसी को सेल बॉडी कहते हैं दोस्तों। ये न्यूरॉन का मुख्य भाग है, क्लियर, सबसे प्रमुख भाग, क्लियर। न्यूरॉन का प्रमुख भाग क्या कहलाता है, सोमा, साइटोन, सेल बॉडी, या क्या बोलते हैं इसी को दोस्तों, आपके बोलते हैं कोशिका काय। इस कोशिका काय में मान लीजिए यहां पर इसका क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर। ये क्या है बताइए, इसका केंद्रक है। ठीक है, ये इसका क्या बना दिया हमने, केंद्रक बना दिया, न्यूक्लियस, क्लियर। तो आपसे पूछ ले कि भैया न्यूरॉन का न्यूक्लियस उसके किस भाग में होता है, तो कहां पर होता है बताइए, आपके साइटोन में होता है, साइटोन। साइटोन के बाद दोस्तों ये जो पूरा बगल में गुच्छा दिख रहा है, ये क्लियर, ओके, ये जो गुच्छे वाला नेटवर्क है इसको बोला जाता है डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। अब डेंड्रॉन तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप है। लेकिन अगर सिंगल की बात करेंगे कि एक को क्या कहेंगे, तो एक को कहेंगे डेंड्राइट। क्या कहेंगे दोस्तों, डेंड्राइट। क्या कहेंगे, डेंड्राइट। समझ गए बात को, क्लियर। अब एक को आपने क्या कह दिया दोस्तों, डेंड्राइट कह दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आगे। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं एक्सॉन, क्लियर। तो जनरली 3 भाग हैं ब्रेन, 3 भाग है न्यूरॉन के, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। 3 पार्ट हैं बेसिकली, क्लियर, ओके। अब सुनिएगा दोस्तों, एक्सॉन के ऊपर, ये जो आपका एक्सॉन है, इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, इसके ऊपर दोस्तों एक आवरण पाया जा रहा है, क्लियर। इसके ऊपर आवरण पाया जाता है जो कि माइलिन का बना होता है। किसका बना होता है, माइलिन का। एक आवरण पाया जाता है एक्सॉन के ऊपर। इस आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों, इस आवरण को बोलते हैं माइलिन आवरण। क्या बोलते हैं, माइलिन आच्छद भी बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये माइलिन का बना आवरण है, क्लियर, ठीक है, माइलिन शीथ कह देते हैं इसको। अब ये माइलिन शीथ बीच बीच में से क्या हो रखी है दोस्तों, माइलिन शीथ जो है वो बीच बीच में से एब्सेंट हो रखी है, क्लियर, ओके, है ना। इसको ये पूरा ही मतलब यहां से ऐसे, ये पूरा का पूरा ऐसे जॉइंट है ना, इस तरह से। समझ पा रहे हैं, इस तरह यहां पे क्या पाई जा रही है, एक एक सेल पाई जा रही है। यहां पे एक एक कोशिका पाई जा रही है। कोशिका का नाम क्या है अभी बता दूंगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, चलिएगा, है ना। अब देखना, जरा देखना भैया अच्छे से, क्लियर। जहां जहां पर ये बीच में आप देख पा रहे हैं, बीच में जहां पर माइलिन आवरण नहीं है, यहां पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर। क्या बोलते हैं उसको, रेनबियर के नोड। क्या बोलते हैं, याद रखना, रेनबियर के नोड बोलते हैं, क्लियर। और दोस्तों ये जो कोशिका आपको दिख रही है, इस कोशिका का नाम है श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, श्वान कोशिका, श्वान सेल, क्लियर। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहां से सूचना जाती है दूसरी न्यूरॉनों के पास, क्लियर। तो इस जगह को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स दोस्तों वो जगह है जहां पर 2 न्यूरॉन्स का जंक्शन, 2 न्यूरॉन्स की संधि, 2 न्यूरॉन्स का जंक्शन, यानी ये वो जगह है जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट पेपर में आया था भैया ये क्वेश्चन, कि वो जगह जहां पर 2 न्यूरॉन्स आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं उसे क्या बोलते हैं,
उसको बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है सिनेप्स। ठीक है, तो अच्छे से समझिए दोबारा से कि न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट है, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। साइटोन को सोमा कहते हैं, कोशिका का सेल बॉडी कहते हैं, यहीं पर केंद्रक पाया जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो डेंड्रॉन डेंड्राइट है वो साइटोन के किनारे पर जो गुच्छे जैसे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ये जनरली सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली कह सकते हो कि ये आपके सूचनाओं को क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर, सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे, यहां भेजेंगे, ये एक्सोन तक इधर जाएगी, फिर ये अगले डेंड्राइट्स पे चली जाएगी, अगली कोशिकाओं के, वो डेंड्राइट सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, वो आगे भेज देंगे। समझ गए? तो इस तरीके से सूचनाएं आती हैं डेंड्रॉन से साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में, और वापस आगे चली जाती हैं। समझ गए? अच्छा, एक्सोन पर जो आवरण पाया जाता है उसे बोला जाता है माइलिन आवरण, और माइलिन आवरण जहां जहां पर बीच बीच में एब्सेंट है वहां पर बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर। क्या बोलते हैं? रेनबियर के नोड्स बोलते हैं दोस्तों। और रेनबियर के नोड्स के बाद आप जो चीज याद रखेंगे वो ये कि जो आपके एक्सोन के बीच बीच में जो कोशिकाएं हैं उनको आप श्वान कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? श्वान कोशिकाएं बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अब बात आती है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके क्या है, जो आपका साइटोन वाला पार्ट है, इसमें छोटे छोटे कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं। क्लियर? ये जो कणिकाएं हैं इनको बोला जाता है निसल कणिकाएं। क्या बोलते हैं? निसल कणिका, निसल्स ग्रेन्यूल। क्वेश्चन आता है। और निसल कणिका किस किस से बनी होती है दोस्तों? राइबोसोम प्लस अंतःप्रदवी जालिका। राइबोसोम प्लस, राइबोसोम सुना होगा आपने, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सुना होगा। राइबोसोम प्लस अंतःप्रदवी जालिका, इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? निसल कणिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा दोस्तों? निसल कणिका। तो क्या आपको ऊपर दिख पा रहा है? विजिबिलिटी में कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। राजस्थान पुलिस में यहां से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था एक्सोन, साइटोन, डेंड्रॉन और वोमन संपुट। तो अगर आपको ये तीनों पता है तो भी आंसर कर दोगे। अगर आपको ये पता है कि वोमन कैप्सूल जो है वो किडनी में होता है, नेफ्रॉन में, ठीक है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। अच्छे से इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इस स्ट्रक्चर को आप क्या दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है भैया, आगे बात करें, चलिएगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी दोस्तों? ये आपके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी। क्लियर? और अब आगे हम बात को बढ़ाने वाले हैं, चलिएगा। अब दोस्तों जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का है दोस्तों। नर्वस सिस्टम समझिएगा अच्छे से। नर्वस सिस्टम जो है आपका तंत्रिका तंत्र है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। क्लियर? ओके, 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक है आपका सीएनएस। सीएनएस को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर? दूसरा है आपका पीएनएस। पीएनएस को बोला जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो है इसको बोला जाता है एएनएस। एएनएस को बोला जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक या ऑटोनोमस, इसको बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 टाइप का नर्वस सिस्टम हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें आपका आता है ब्रेन, और उसी में आती है आपकी मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो किस तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं। क्लियर? अब बात आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? बॉडी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन का काम करता है। भाई ब्रेन और सीएनएस को, है ना, ब्रेन भी छोड़िए, कह सकते हो आप कि बॉडी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन का काम करता है। अब इसके लिए क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं। तो जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, ऑल नर्व्स, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो सब किस में आती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। क्लियर? अब इसमें देखेंगे
हमारी बॉडी में दोस्तों 12 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या है? क्रेनियल नर्व का मतलब है कपालीय तंत्रिका, यानी हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे कपाल में कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। क्लियर। और दोस्तों 31 पेयर, 31 जोड़ी आपके जो नर्व्स हैं वो पाई जाती हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं इनको? स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व का मतलब होता है मेरु तंत्रिका, जो कि मेरुरज्जु में पाई जाती है, मेरु तंत्रिका। क्लियर। तो दोस्तों 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर आपके स्पाइनल नर्व्स। ये तो आपके कहां हैं? 12 जोड़ी आपके ब्रेन में है और 31 पेयर आपके स्पाइनल कॉर्ड में है। अब बॉडी के अंदर भी क्या पाई जाती हैं? नर्व्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप सेंसरी या संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका दोस्तों सूचनाओं को कहां से कहां लेकर जाती है? अंग से ब्रेन की तरफ। संवेदी तंत्रिका जो होती हैं वो सूचनाओं को किधर से किधर लेकर जाएंगी? अंग से मस्तिष्क की तरफ लेकर जाएंगी। दूसरी होती है मोटर। मोटर को बोला जाता है चालक या प्रेरक तंत्रिका। चालक या प्रेरक तंत्रिका। चालक या प्रेरक तंत्रिका कहां से कहां सूचना लेकर जाएगी दोस्तों? ये आपके लेकर जाएगी ब्रेन से अंगों तक। यानी समझिएगा, यानी आपको अगर कांटा लगा हाथ में तो इस बात की सूचना ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा दोस्तों? संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व। ब्रेन ऑर्डर दे रहा है आपको कि भाई हाथ हटा या कांटे को निकाल, वो ऑर्डर किसके द्वारा आएगा दोस्तों? ब्रेन से अंग की तरफ आएगा। क्लियर। और तीसरी होती है दोस्तों मिश्रित तंत्रिका, है ना, जो कि दोनों का ही काम कर लेती हैं। संवेदी का भी काम कर लेती हैं और कभी कभी चालक का भी काम कर लेती हैं, कुछ अंगों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। तो मोस्टली आप ध्यान रखेंगे क्या? मोस्टली आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले 12 जोड़ी आपके क्रेनियल नर्व्स, 31 पेयर आपके स्पाइनल नर्व्स। सेंसरी तंत्रिकाएं ये मतलब अनकाउंटेबल है, अनगिनत हैं। क्लियर। ये सूचनाओं को अंग से मस्तिष्क की तरफ लेकर जाती हैं। मोटर नर्व सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों की तरफ लेकर जाती हैं। और मिश्रित तंत्रिकाएं जो होती हैं वो दोनों का ही काम करती हैं। क्लियर। अब बात आती है कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सर आपने यहां पढ़ा दिया। क्लियर। और सर ये बॉडी की जितनी भी नर्व्स है वो आपने यहां पढ़ा दी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है दोस्तों? ये आपकी बॉडी में 2 अलग से सिस्टम मेंटेन करता है। देखिएगा, ये अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी नाम के 2 आपके तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, उनको ये मैनेज करता है। क्लियर। जिनको मैं अभी आगे ही पढ़ाने वाला हूं टेबल के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नर्वस सिस्टम के 3 टाइप है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग आता है, जिसको कि आप मस्तिष्क और मेरुरज्जु कह रहे हैं। दूसरा दोस्तों पीएनएस, पीएनएस को आप कह रहे हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि आपके केंद्र के चारों तरफ की परिधि, एक तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है पूरी बॉडी से तंत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है। तो दोस्तों आपके 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स हैं और 31 पेयर जो है आपके कौन सी नर्व्स हैं दोस्तों? स्पाइनल नर्व्स हैं। इसके अलावा जो आपके सेंसरी या संवेदी तंत्रिका है वो अंग से ब्रेन की तरफ जाती है, और जो मोटर या चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वो ब्रेन से ऑर्गन की तरफ जाती हैं। क्लियर बच्चों? चलिएगा, है ना। क्लियर। अब दोस्तों जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है। क्लियर। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात बताता हूं। चलिए देखिएगा भाई, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ये स्वायत्त है। स्वायत्त का मतलब ये जनरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फ्री अपना अलग काम करता है। ठीक है। इसका काम है कुछ चीजों को बढ़ाना, कुछ चीजों को घटाना, है ना। मतलब आपके शरीर में हो रही घटनाओं की स्पीड को कम ज्यादा करने का काम जो है वो एएनएस का है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है। अब इसके 2 भाग मैंने आपको पढ़ाए थे दोस्तों। क्या क्या पढ़ाए थे? अनुकंपी, अनुकंपी को बोला जाता है सिंपैथेटिक, अनुकंपी। क्लियर। और दूसरा है दोस्तों परानुकंपी, पैरा सिंपैथेटिक। क्लियर। इसको बोला जाता है परानुकंपी। एक है अनुकंपी, दूसरा क्या है? परानुकंपी। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, जो आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है
ये आपके कुछ चीजों में किस प्रकार का परिवर्तन करता है उसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये आपके लार की मात्रा, जो आपके सैलाइवा है उसकी मात्रा क्या कर देगा, घटा देता है। ये आपके पाचन में क्या लाता है, कमी लाता है। पाचन में क्या लाता है, कमी लाता है। ठीक है, लार की मात्रा घटा देता है, पाचन में कमी लाता है। अश्रु, जो आपके अश्रुओं की मात्रा है उसको क्या कर देता है दोस्तों, बढ़ा देता है। आपके आंसुओं की जो मात्रा है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और दोस्तों जो आपके हार्ट बीट है उसको क्या करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है, आपके टीयर्स की जो क्वांटिटी है, अश्रुओं की मात्रा बढ़ाने का काम करता है, आपके डाइजेशन में कमी करता है, आपके सैलाइवा के सिक्रेशन में कमी करता है। दोस्तों ये इमरजेंसी कंट्रोल में भी हेल्प करता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र का आपातकालीन हिस्सा, तंत्रिका तंत्र का इमरजेंसी कंट्रोलिंग सेंटर, क्लियर। तो आपातकालीन जो क्षेत्र है तंत्रिका तंत्र का वो कौन सा है दोस्तों, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी इसके जस्ट ऑपोजिट काम करता है। परानुकंपी लार की मात्रा बढ़ा देगा, पाचन की मात्रा बढ़ा देगा, अश्रुओं की मात्रा क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और आपके हार्ट बीट को, आपके हृदय की धड़कनों को क्या कर देगा, इनको भी आपके कम कर देगा। दोस्तों परानुकंपी का एक दूसरा काम भी है, एनर्जी कंजर्वेशन। हमारी बॉडी की ऊर्जा संरक्षण का काम किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का है, परानुकंपी का है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एएनएस के दो हिस्से हैं, अनुकंपी, परानुकंपी। एएनएस में जो इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी के डेटाज हैं हमने उनकी बात करी है। उनके अंदर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि अनुकंपी जो है वो लार की मात्रा घटा रहा है, डाइजेशन में कमी कर रहा है, आंसू बढ़ा रहा है, हार्ट बीट बढ़ा रहा है। परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक आपके लार और डाइजेशन को बढ़ा रहा है, आपके जो टीयर्स हैं उनकी क्वांटिटी घटा देगा और आपकी हार्ट बीट क्या कर देगा, कम कर देगा। आपातकालीन जो तंत्रिका तंत्र है उसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं, और जो ऊर्जा संरक्षण के लिए जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, क्लियर बच्चों। चलिए अब यहां तक की बात तो भैया ठीक है, हमने क्या क्या समझा देखिएगा, क्लियर। अब हमारा बाकी रहेगा पढ़ने के लिए केवल और केवल क्या, ब्रेन। ठीक है, अब देखिए उससे पहले मैं आपको एक बार सुपर फास्ट रिवीजन दे देता हूं। क्या काम है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का तंत्र है। तंत्रिका तंत्र अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, पोरीफेरा, क्लियर। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो ब्रेन और नर्व्स दोस्तों इनके अंदर दोनों एब्सेंट होती हैं। किनके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर और पोरीफेरा के अंदर, क्लियर। एककशेरुकियों में सबसे विकसित ब्रेन की जगह अगर मैं प्रॉपरली लिखूं, इसको भी हटाकर मैं अगर लिखूं एककशेरुकियों में सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र, अगर मैं ये लिखता हूं तो ज्यादा बेस्ट है। एककशेरुकियों में सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र किसका है, ऑक्टोपस का, क्लियर। अगर आपसे मैं बात करूं हाइड्रा के अंदर दोस्तों तंत्रिकाएं उपस्थित हैं लेकिन ब्रेन आपका अनुपस्थित है। मस्तिष्क के निर्माण की जो शुरुआत है वो आपके प्लेनेरिया से हुई। मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं तो जैसे कॉकरोच की बात कर लें आप, प्लेनेरिया की बात कर लें, तो इनके अंदर ब्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, तंत्रिकाओं का गुच्छा है, जिसको क्या बोल दिया जाता है, जिसको बोल दिया जाता है गैंग्लियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, गैंग्लियन, क्लियर है ना। विकसित मस्तिष्क, डेवलप्ड जो ब्रेन है वो किन के अंदर पाया जाता है, कशेरुकियों में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे इनवर्टिब्रेट्स में सबसे विकसित जो तंत्रिका तंत्र है, सबसे विकसित नर्वस सिस्टम या सबसे विकसित गैंग्लियंस किन के अंदर पाए जाते हैं, ऑक्टोपस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन्स क्रियात्मक इकाई हैं, और लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है लिविंग वर्ल्ड के अंदर वो आपके न्यूरॉन ही है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कोशिका जिनकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। लेकिन न्यूरॉन्स में दोस्तों डिवीजन नहीं होता है आफ्टर बर्थ, जीवन के बाद, जन्म के बाद। इसीलिए दोस्तों रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन क्षमता तंत्रिका तंत्र की और ब्रेन की मिनिमम है। सबसे ज्यादा किसकी है दोस्तों, लीवर की। फिर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है मैंने आपको दोस्तों न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों नर्वस सिस्टम के 3 टाइप्स पढ़े, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, और फाइनली हम लोग एएनएस के जो 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर भैया, किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेन की कुछ बेसिक बातें आज करेंगे, और फिर टॉपिक को जो फाइनल टच है
वो हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों कल की क्लास के अंदर, ठीक है। तो एक बेसिक जो जानकारी है ब्रेन के बारे में वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा देखिए भाई दोस्तों, ब्रेन बॉडी का क्या कहलाता है दोस्तों? बॉडी का सीपीयू कहलाता है, बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। क्लियर? एक डायग्राम के थ्रू आपको जो मैक्सिमम जानकारियां हैं वो मैं देने की कोशिश करूंगा एक चार्ट के थ्रू। क्लियर? फिर मैं आपको ब्रेन की इमेज भी दिखा दूंगा। देखिएगा दोस्तों कुछ बातें ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क दोस्तों, मस्तिष्क को आदेशों व सूचनाओं का केंद्र कहा जाता है। मस्तिष्क, देखिए अगर मैं हंसी मजाक के वे में बात करूं तो मस्ती प्लस इश्क बराबर मस्तिष्क। आप मस्ती करते हो, घूमते फिरते हो, हंसी मजाक करते हो, प्यार मोहब्बत करते हो, सबका खेल क्या है? मस्तिष्क के पास है। दिल को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, है ना। बंदूक जो चलाता है कंधे पे रख के दिल के, वो कौन है? मस्तिष्क है, ठीक है। तो दोस्तों मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। ब्रेन जो आपका है बॉडी का क्या बोला जाता है? सीपीयू। और दोस्तों जब बात करते हैं मस्तिष्क के वेट की, तो मस्तिष्क का जो वेट है वो मेल के अंदर लगभग 1300 से 1400 ग्राम। क्लियर? और एनसीईआरटी जैसी बुकलेट्स ने 1360 ग्राम भी लिखा हुआ है। क्लियर? ये किसमें है? मेल में, ठीक है। फीमेल की अगर बात करेंगे तो लगभग 1200 से 1300 ग्राम ऑन एन एवरेज बात कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन मस्तिष्क दोस्तों एनर्जी जो लेता है पूरी बॉडी की लगभग 20% लेता है, जबकि शरीर के भार का कितने परसेंट होता है? लगभग 2% होता है। तो याद रखना ब्रेन बॉडी के टोटल वेट का लगभग 2% होता है, बट एनर्जी 20% कंज्यूम करता है। क्लियर? दोस्तों अगर मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क कपाल या करोटी की 8 अस्थियों के नीचे सुरक्षित रहता है। कपाल या करोटी की 8 अस्थियों के नीचे आपका ब्रेन क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। और ये जो 8 अस्थियों का ढांचा है इसे क्या बोला जाता है? क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम को ही क्या बोला जाता है? क्रेनियम को ही कपाल या करोटी कहते हैं। क्लियर? मस्तिष्क का जो आवरण है, मस्तिष्क का जो आवरण है इसको बोला जाता है दोस्तों मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। और मस्तिष्क के आवरण में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, DAP। क्लियर? सबसे बाहर का जो है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्लियर? ये बाहरी है, सबसे बाहरी परत है मस्तिष्क के आवरण की। मध्य परत को बोला जाता है एरेक्नोइड। मध्य परत को क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड, ये मध्य परत है। और जो आंतरिक परत है उसको बोला जाता है पियामेटर या पायामेटर, है ना। पियामेटर या पायामेटर ये आंतरिक परत है। तो दोस्तों हम समझ रहे हैं ब्रेन की जानकारी। ब्रेन के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? देखिएगा ब्रेन के बारे में पढ़ा है, ब्रेन को क्या बोला जाता है? बॉडी का सीपीयू, आदेशों और सूचनाओं का केंद्र कहते हैं। पुरुषों के अंदर भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम, महिला के अंदर 1200 से 1300 ग्राम। एनर्जी बॉडी की 20% लेता है। वेट दोस्तों बॉडी का 2% कंज्यूम करता है। कपाल की 8 हड्डियों के नीचे आपका जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। 8 हड्डियों का बना जो आवरण है इसको क्रेनियम कह रहे हैं। और दोस्तों मस्तिष्क का जो आवरण है उसको आप क्या कह देते हैं? मेनिंजिस कह देते हैं, जिसकी 3 परतें हैं, DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। ठीक है। अब दोस्तों मस्तिष्क के जो पार्ट्स हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। देखिएगा बेसिक बता रहा हूं, कंप्लीट क्लासिफिकेशन कल कराऊंगा, है ना। ब्रेन, मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क को बोला जाता है फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। क्लियर? इसका साइंटिफिक नाम है प्रोसेनसिफेलोन। क्लियर? दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क को बोला जाता है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, मिड ब्रेन को बोला जाता है मीजेंसिफेलोन। और तीसरा है दोस्तों पश्च मस्तिष्क, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को बोला जाता है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसिफेलोन। क्लियर? अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा
अग्र मस्तिष्क जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन में, तीनों में से सबसे बड़ा है, 2/3 भाग लगभग ये कवर करता है ब्रेन का। ठीक है, क्लियर। अग्र मस्तिष्क में आप 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे घ्राण पिंड। घ्राण पिंड होते हैं दोस्तों ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स ये दोस्तों गंध को कंट्रोल करते हैं, कल पढ़ाऊंगा ये सारी बातें। दूसरा पार्ट दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका कहलाता है प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क। और तीसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं डायेंसेफेलॉन। ये अग्र मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, है ना। थोड़ा सा जानकारी बता रहा हूं आपको। जो आपका सेरिब्रम है प्रेमस्तिष्क है, इसको टेलेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। टेलेनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं। और जो डायेंसेफेलॉन है इसके 3 भाग हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर। कल इनके काम, इनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट हैं। घ्राण पिंड गंध के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम आपका प्रेमस्तिष्क, टेलेनसेफेलॉन और डायेंसेफेलॉन जिसके 3 भाग हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में 2 संरचनाएं हैं। एक संरचना है कार्पोरा, ये नाम पढ़ना ही पड़ेगा आपको, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये 4 छोटे छोटे गोले के जैसी संरचनाएं हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4। ये जनरली आपके देखने सुनने की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा जो भाग है उसको बोला जाता है सेरिब्रल पेंडिकल। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पेंडिकल। नाम बता रहा हूं, सेरिब्रल पेंडिकल। क्लियर दोस्तों। जो आपका पश्च मस्तिष्क है ना, ये हमने बाउंड्री बना दी। जो आपका पश्च मस्तिष्क है इसके फिर 3 भाग हैं। पहला भाग है पोन्स, सेकंड भाग है दोस्तों सेरिबिलम। सेरिबिलम, सेरिबिलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। कौन क्या काम करता है ये बात हम कल पर छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल हमें इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हुए, मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं उनको पढ़ते हुए, मस्तिष्क की क्रियाविधि, ब्रेन स्टेम क्या होता है, एमिगडाला क्या है, लिम्बिक सिस्टम क्या है, इन सबको पढ़ते हुए बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों 3 पार्ट ब्रेन के। पहला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, पहला पार्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ठीक है। दूसरा पार्ट मध्य मस्तिष्क और तीसरा पार्ट दोस्तों पश्च मस्तिष्क। तीनों के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? घ्राण पिंड, सेरिब्रम, डायेंसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क में है। इसी के अंदर एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल पेंडिकल है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स, सेरिबिलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, सबके स्पेसिफिक कार्य हैं, है ना। क्लियर। और ठीक है दोस्तों, तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ब्रेन की जो भूमिका है आज की क्लास में तैयार कर रहा हूं। कल की क्लास में हम कंप्लीट ब्रेन के जो पार्ट्स आपको पढ़ाए, इनके फंक्शंस और साथ ही साथ ब्रेन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।